कहानी की शुरुआत में हमें एक देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है, जो कि अनाज और सोने की प्रतीक है। उन्होंने करोड़ों देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे हस्तर से था। हस्तर बहुत लालची और चालाक था। उसने देवी का सारा सोना ले लिया, लेकिन जब उसने अनाज की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो दूसरे देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। तभी देवी ने उसे बचा लिया और अपने अंदर छिपा लेती है। देवी ने हस्तर को सजा दी कि कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा और ना ही उसे कभी अनाज मिलेगा। कई सौ साल गुजर जाने के बाद तुम्बाड़ गांव के लोग हस्तर के नाम का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करने लगे, जिससे सोया हुआ हस्तर जाग गया। ये देखकर दूसरे देवताओं को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहेगी। कुछ सालों बाद एक पंडित को दिखाते हैं, जिसका नाम सरकार था। एक औरत सरकार के घर में दासी का काम करती है। वो औरत पंडित से सोने का सिक्का मांगती है, लेकिन पंडित कहता है मेहनत करने के बाद ही सिक्का मिलेगा। इसके बाद हमें दो बच्चों को दिखाते हैं, जो दरवाजे पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। ये उसी औरत के बेटे हैं, जो सरकार के घर दासी का काम करती है। ये दोनों बेटे भी सरकार के ही थे। उसके बड़े बेटे का नाम विनायक और छोटे बेटे का नाम सदाशिवराव था। अब यहाँ हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाते हैं, जो सरकार की दादी है। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। दादी का शरीर पूरी तरह से खराब हो गया था। दासी ने भी दादी की बहुत सेवा की, क्योंकि उसके मन में भी लालच था कि शायद दादी उसे खजाने के बारे में बता दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक दिन सरकार की भी मृत्यु हो गई। फिर दासी अपने बच्चों से कहती है, हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। सदाशिवराव पेड़ पर बैठा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, जिसके कारण उसे बहुत चोट आई। दासी उसे लेकर वैद्य के पास जा रही थी। वो कहती है, दादी को खाना खिला देना। अगर वो चिल्लाए तो कहना, दादी सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। विनायक घर जाकर दादी के लिए खाना बनाता है। उस खजाने के लिए विनायक के मन में भी लालच था। वो अपनी माँ के मना करने के बाद भी दादी के पास चला गया। तभी दादी उसे पकड़कर बांध देती है और मारने की कोशिश करती है। वो विनायक को मारने ही वाली थी। तभी वो कहता है, दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना सुनते ही दादी वहीं पर सो गई। फिर विनायक खुद को वहां से बचाकर बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद दासी भी वहां आ जाती है। वो कहती है, तुम्हारे भाई की मौत हो गई, इसलिए हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन विनायक वहां से जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है, हमें खजाना ढूंढना चाहिए। दासी ने बताया, सरकार की अपनी पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन दादी ने उसे खजाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। आधी रात को वो दोनों तुम्बाड़ गांव से पुणे की ओर रवाना हो जाते हैं। विनायक कहता है, हम दादी को खाना नहीं देंगे तो वो हमें बता देगी खजाना कहाँ है। माँ उसे चुप करा देती है और कसम देती है कि वो इस गांव में दोबारा नहीं आएगा। 15 साल बाद विनायक वापिस आता है। विनायक बड़ा हो गया था। वो फिर से अपने लालच को पूरा करने के लिए आता है। वो अपने घर आकर देखता है कि दादी अभी भी जिंदा है। उसका शरीर टहनियों की तरह इधर-उधर फैल गया था। वो अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन दादी कहती है, लालच बुरी बला है, तुम जाओ यहाँ से। वो किसी भी तरह से उस खजाने को हासिल करना चाहता था। विनायक कहता है, दादी मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। फिर दादी विनायक को सारा राज बता देती है, खजाना कहाँ है और कैसे हासिल करना है। वो अपने घर को आग लगाकर दादी की अंतिम इच्छा पूरी करता है। वो कुएं में उतरकर एक सिक्का चुराकर उसे लेकर जब वो अपने घर वापिस आता है, तो देखता है उसकी बीवी ने गेहूं पीसने का काम शुरू कर दिया था। विनायक अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। वो उस सोने के सिक्के को लेकर पंडित को देता है। इस तरह उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। थोड़े दिनों बाद वो फिर से तुम्बाड़ गांव जाकर
कुएं में से कुछ सोने के सिक्के लेकर आता, उन सिक्कों को पंडित के पास बेच देता था। धीरे-धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये देखकर पंडित के मन में भी लालच आ गया। वो विनायक को हिस्सेदार बनाने को कहता है, लेकिन विनायक उसे साफ-साफ इनकार कर देता है। पंडित भी उन सोने के सिक्कों को पाना चाहता था, इसलिए वो एक औरत को लेकर विनायक के घर पर छोड़ देता है, ताकि वो विनायक से उन सोने के सिक्कों के बारे में पता लगाए। लेकिन वो लड़की बहुत चालाक थी, उसने विनायक को सब कुछ बता दिया। फिर पंडित तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है। विनायक भी उसके पीछे था। वो पंडित को जानबूझकर दिखा देता है कि कैसे वो कुएं में उतरता है और कुछ टाइम के बाद वो बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है। विनायक के जाने के बाद पंडित उस कुएं में उतर गया। जैसे-जैसे वो अंदर जाता है, रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है। अंदर जाने पर पंडित को एक छोटा-सा बॉक्स दिखाई दिया। उसे खोलने पर उसके अंदर आटे की गुड़िया थी। पंडित ने बिना कुछ सोचे-समझे उस गुड़िया को उठा लिया। तभी हस्तर को गेहूं की खुशबू आती है। फिर वो हस्तर गुड़िया के साथ-साथ पंडित को भी मार देता है। कुछ समय बाद विनायक भी वहां आता है। उसने देखा पंडित का हाल भी वैसा था जैसा उसकी दादी का था। यहाँ हमें पता चलता है, अस्तर के काटने से कोई भी इंसान नहीं मरता, उसे आग जलाकर मुक्ति देनी पड़ती है, नहीं तो वो हमेशा ऐसी ही हालत में रहेगा। पंडित विनायक का दोस्त था, इसलिए वो उसे मुक्त कर देता है। फिर हमें 14 साल बाद का समय दिखाया जाता है। विनायक को पता चलता है सरकार ने तुम्बाड़ गांव को अपने अंडर ले लिया था। उसके पास बस थोड़ा सा समय था उन सिक्कों को पाने का, लेकिन वो बूढ़ा भी हो चुका था। उसे कुएं में उतरने और चढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो अपने बेटे को तैयार करता है। वो हर रोज उसे रस्सी से नीचे उतरने के बाद जल्दी-जल्दी सिक्के बटोरने की प्रैक्टिस करवाता है। फिर वो अपने बेटे के साथ तुम्बाड़ गांव में पहुंच गया। विनायक अपने बेटे से आटे की गुड़िया बनवाता है। विनायक ने उसमें थोड़े से पत्थर मिला दिए, ताकि हस्तर इसे खाने में देर लगाएगा और इससे उनके पास ज्यादा समय होगा सोना चुराने में। वो दोनों कुएं में उतर गए। विनायक अपने बेटे से सूखे आटे का एक घेरा बनवाता है, ताकि हस्तर उन तक ना पहुंच सके। यहाँ हमें बात पता चलती है कि हस्तर को अनाज से दूर रखा गया था, इसलिए वो सूखे अनाज को छू नहीं पाता था। लेकिन जब आटे में पानी मिलाकर उसकी गुड़िया बनाकर हस्तर को देते हैं, तो वो उसे खा लेता था। विनायक अपने बेटे को बता रहा था कैसे नीचे उतरना है। वो चोरी करने नहीं आया था, इसलिए वो गुड़िया को अपने साथ भी लेकर नहीं आया। लेकिन गलती से विनायक का बेटा उस गुड़िया को अपने साथ ले गया था। उसकी खुशबू से हस्तर दौड़ा आता है। फिर वो दोनों जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं और विनायक अपने बेटे पर बहुत चिल्लाता है। विनायक का बेटा अपने पिता को सोने का सिक्का दिखाता है, जिसे उसने चुरा लिया था। विनायक का बेटा कहता है, हम हस्तर को आटे की एक ही गुड़िया देते हैं, इसलिए हमें कम समय मिलता है। अगर हम बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर दें, तो हमें अधिक समय मिलेगा, जिससे हम सारा सोना चुरा सकते हैं। अगले दिन वो बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव में आते हैं। बहुत सारी आटे की गुड़िया बना लेते हैं। वो उन सारी गुड़ियों को लेकर कुएं में उतर गए। यहाँ पर जितनी गुड़िया होती हैं, उतने ही हस्तर आ जाते हैं। ये देखकर विनायक बहुत घबरा जाता है। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए उन सारी गुड़ियों को अपने शरीर पर बांधकर रस्सी पर चढ़ने लगता है, जिससे सभी हस्तर उसकी ओर बढ़ते हैं। विनायक कुएं से बाहर आ गया था, हस्तर भी बाहर आते हैं और घेरे को छूते ही सभी हस्तर जलकर खत्म हो जाते हैं। विनायक का बेटा भी कुएं से बाहर आ गया था। उसने देखा विनायक की हालत उसकी दादी जैसी हो गई थी। वो अपने बेटे को हस्तर का लंगोट देता है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन उसका बेटा सिक्के लेने से इनकार कर देता है। उसे भी समझ आ गया था कि लालच बुरी बला है।
अधिक लालच करने के कारण विनायक ने अपनी जान गंवा दी। फिर वो अपने पिता को जलाकर मुक्त कर देता है और कहता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।